जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर का जो पहला टॉपिक है वो है तंगानिका झील। तंगानिका झील पूर्वी अफ्रीका की एक इम्पॉर्टेंट झील है और हाल ही में ये कुछ कारणों से चर्चा में रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके चर्चा में रहने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो सेव द चिल्ड्रन एक मानवीय संगठन है। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश है, इसमें प्रवास मुख्य रूप से तंगानिका झील के तेजी से और महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण देखा गया है। ठीक है, तो बुरुंडी क्या है? पूर्वी अफ्रीका का एक क्षेत्र है, देश है। यहाँ पर प्रवास की समस्या देखने को मिल रही है और इस प्रवास की समस्या को जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि तंगानिका झील जो है इसमें बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और इसकी वृद्धि के कारण यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य हैं। ठीक है, अब हमें इस झील के बारे में जानना चाहिए कि ये तंगानिका झील है क्या। दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है यह, जो लगभग 12,700 वर्ग मील में फैली हुई है। और यदि इसकी वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कि तंगानिका झील है। और रूस में जो बेकाल झील है उसके बाद दूसरी सबसे गहरी झील भी कौन सी है? तंगानिका झील है। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे गहरी झील कौन सी है तो बेकाल झील जो रूस में है। उसके बाद सबसे गहरी झील है तो वो तंगानिका झील है। और मीठे पानी की सबसे लंबी झील अगर पूछा जाता है तो तंगानिका झील है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो याद रखिएगा कि ये जो तंगानिका झील है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये तंगानिका झील है। इसमें एक तरफ आपको बुरुंडी देश मिलेगा ये। ठीक है, इसके एक तरफ आपको हम बात करें तो कांगो मिलेगा। ठीक है, कांगो के अलावा एक तरफ हम बात करें तो तंजानिया है, ये तंजानिया वाला इलाका आ जाता है इधर। और एक तरफ है जाम्बिया। तो देखो जाम्बिया यहाँ पर कांगो, ये आपका तंजानिया और ये बुरुंडी। तो ये 4 देशों में विभाजित है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तंगानिका झील कितने देशों में विभाजित है तो आप बता देंगे बुरुंडी, कांगो और तंजानिया, जाम्बिया, इन 4 देशों में ये झील विभाजित है। मैप में इसकी स्थिति देख लीजिए, यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये झील जो है ये इस प्रकार से विस्तृत है। एक तरफ कांगो है, एक तरफ तंजानिया है, एक तरफ बुरुंडी है और एक तरफ आपका जाम्बिया है। ठीक है, ये झील जो है इससे जो इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं उनका नाम है मालागार्सी नदी, रुजिजी नदी और कोलंबो नदी। तो इन नदियों के नाम भी याद रखेंगे कि इस झील से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो मालागार्सी, रुजिजी और कोलंबो जो नदी है वो यहीं से निकलती है। इनका निकास द्वार जो है वो लुकुगा नदी है। मतलब लुकुगा नदी जो है वहां से इन सभी का निकास द्वार होता है, जिसका बहाव लुआलाबा नदी से है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियों के नाम आप याद रखेंगे। क्लियर। अब चूंकि नदियों के कारण यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आराम से आप यहाँ पर चावल का उत्पादन कर सकते हैं और निर्वाह योग्य फसलें जो है उसके किनारे पर कर सकते हैं, क्योंकि मीठे पानी की झील है और ये पानी कहीं ना कहीं आपके कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहाकर लाते हैं उससे एक उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर बनता है। तो इस उपजाऊ क्षेत्र में आप विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं और यहाँ के लोग अपना निर्वाह करते हैं जीवन का। अगर इस झील में इंपॉर्टेंट पशुओं की बात करें तो दरियाई घोड़ा जो होता है वो यहीं पर मिलेगा। मगरमच्छ यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं और कई प्रकार के, चूंकि क्या है कि देखिए फसली एरिया है और झील का किनारे पर आपको फॉरेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिलता ही है। तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी ये प्राकृतिक स्थान है। अर्थात कि जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र जो है आपको संपन्न दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक है हाई बोडांट शार्क की नई प्रजाति। दोस्तों इसका संबंध हमारे देश से है, भारत में। आप सभी लोग जानते हैं कि आज जहां पर थार का मरुस्थल है वहां पर एक समय पहले अरब सागर का विस्तार था। ठीक है, जो भूगर्भिक हलचल हुई हैं, प्लेट टेक्टोनिक की क्रियाएं हुई हैं और जब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई है उसके कारण
भारत का जो पश्चिमी भूभाग है वो थोड़ा-सा ऊपर उठ गया और पूर्वी भूभाग जो है वो नीचे धँस गया। इसलिए भारत का जो ढाल है वो पूरब की तरफ है और मेनली जो नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है? अब ये टक्कर के कारण जो पिछला भाग ऊपर उठा था उसके चलते ही इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखिए मैप बनाते हैं और मैप बनाकर जानते हैं कि क्या है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो भारत का ढाल जो है पूर्व में है। तो जो पश्चिम का जहाँ पर थार का मरुस्थल है, जहाँ पर पहले अरब सागर हुआ करता था, ये ऊपर उठा तो सागर पीछे हो गया। लेकिन उस सागर के जो अवशिष्ट भाग थे, मछली और आदि, वो सब इस क्षेत्र में रह गए। और चूंकि यहाँ पर अरावली पर्वत है, उसके कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मानसून आदि नहीं पहुंचा, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो नमक लवण होने के कारण धीरे धीरे करके मरुस्थल में बदल गई और आज ये किस रूप में स्थित है, तो ये पूरा एरिया थार के मरुस्थल के रूप में एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के तौर पर स्थापित है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही फैला हुआ है। और एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है। इस सीमा के चलते कहीं ना कहीं आप जो आतंकवादी गतिविधियां देखते हैं, अटैक होते हैं, वो हमें यहाँ से कम देखने को मिलते हैं या होते नहीं हैं। क्लियर? तो एक प्रकार से भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करता है थार का मरुस्थल। और चूंकि यहाँ पर पहले अरब सागर का विस्तार था और समुद्री जीवों का अवशिष्ट यहाँ पर रह गए थे, तो उनका बाद में बोल सकते हैं जीवाश्म के तौर पर परिवर्तन हो गया। तो इसलिए थार के मरुस्थल का जो निचला इलाका है, यहाँ में आपको पर्याप्त तौर पर जीवाश्म भी मिलते हैं। अर्थात अगर यहाँ पर हम जमीन के अंदर चेक करें तो आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे जीवों का अवशिष्ट रहा है। तो जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बताता है। लेकिन हाल ही में लेटेस्ट जो चर्चा में ये रहा वो इसलिए रहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो संस्थान है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो है, इसने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में हाइबोडांट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है। ठीक है, इस पूरे इलाके में एक नई शार्क की प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है उसकी खोज की है। और इसकी खोज जो है वो भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान और खान मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक एजेंसी के द्वारा की गई है। क्लियर? जो हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान है वो खान मंत्रालय, बोले तो जो माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसके तहत एक वैज्ञानिक एजेंसी है जो देश के विभिन्न भागों में आवश्यक भूविज्ञान की जानकारी संग्रहण का काम करता है। इसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान रुड़की के साथ मिलकर ये खोज की है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाने इस नई खोजी गई प्रजाति के बारे में, तो ध्यान रखना कि जैसलमेर में खोजे गए टूटे हुए दांत का अनुसंधान किया गया और इस अनुसंधान के द्वारा ही कहीं ना कहीं इस प्रजाति का बोल सकते हैं खोज की गई और इसी के आधार पर इसका नाम भी रखा गया स्ट्रोफोडस जैसलमेरेंसिस। ठीक है, तो चूंकि ये जैसलमेर में मिली है इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, जैसलमेरेंसिस। ठीक है, तो आप एग्जाम में यदि आता है तो इसको आराम से पहचान सकते हैं, बस स्ट्रोफोडस को आपको याद रखने की जरूरत होगी। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पहली बार है कि जीनस स्ट्रोफोडस की पहचान की गई है। यह एशिया में केवल तीसरा मामला है जहां पर इस प्रकार की प्रजाति मिली है, मतलब केवल तीसरे एशिया में। हम और बात करें तो जापान और थाईलैंड में ऐसी प्रजाति मिली थी, इसके अलावा कोई और जगह पर एशिया में इस प्रकार की प्रजाति नहीं मिली है जो हमारे यहाँ राजस्थान के जैसलमेर में मिली है। यदि हम बात करें तो ये चट्टानें कितनी पुरानी है, तो याद रखिएगा कि जुरासिक एज की चट्टानें हैं यहाँ पर, जहाँ लगभग 160 से 168 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें मिली हैं और पहली बार कोई हाइबोडांट शार्क की जानकारी हमें यहाँ आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हाइबोडांट शार्क क्या होता है। दोस्तों, ये जुरासिक काल के दौरान बोल सकते हैं कि बड़ी मात्रा में समुद्र में ताजे जल में मिलती थी। मतलब ये इस प्रकार की शार्क हुआ करती थी जो समुद्र के लवण वाले जल में तो मिलती ही थी, खारे पानी में भी मिलती थी, साथ ही साथ ये मीठे पानी में ताजे जल में भी मिलती थी। मतलब दोनों ही प्रकार के परिस्थितिकी क्षेत्र में इस प्रकार की शार्क जो थी वो मिलती थी। मध्य जुरासिक एज में जब आप जाते हैं तो समुद्री वातावरण में ये शार्क की संख्या में गिरावट आने लगी थी। मतलब कि जो लवणीय जल है उसमें ये शार्क कम होती चली गई थी, है ना, और धीरे धीरे करके इसकी संख्या कम होती चलेगी और 65 मिलियन वर्ष पूर्व अगर हम बात करते हैं क्रिटेशियस काल में, तो ये शार्क लुप्त हो गई थी, जिसको हमने जैसलमेर में हाल ही में
खो जाए, इसके जीवाश्म को खो जाए। अब इसके जीवाश्म का महत्व क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि जुरासिक कशेरु की जीवाश्मों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है ये। इस प्रकार की जो जीवाश्म है वो हमें इस क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिले हैं भारतीय क्षेत्रों में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है और आगे जाकर हम जितने भी नए-नए खोज कर रहे हैं इस प्रकार के जीवों के, उसमें हमें नए रास्ते यहाँ से मिलेंगे और हम नई दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये इसका महत्व यही है। क्लियर? अगला आपका टॉपिक है दोस्तों समुद्र शक्ति अभ्यास। जानते हैं कि समुद्र शक्ति अभ्यास क्या है? अक्सर मैंने हमारे करंट अफेयर के लेक्चर्स में कुछ समुद्री अभ्यासों के बारे में, हवाई या फिर स्थल सेना के अभ्यासों के बारे में आपसे डिस्कस किया है। ये सभी डिस्कस करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि विभिन्न परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। क्लियर? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कि एक नंबर आपके एग्ज़ाम को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकता है। ठीक है? अच्छे से सुनना है और इसको नोट करना है। क्या? समुद्र शक्ति अभ्यास। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये समुद्र जो अभ्यास है उसका नाम पड़ा है समुद्र शक्ति अभ्यास। ये इसका तीसरा संस्करण है। क्लियर? जो 20 से 22 सितंबर के बीच में सुंडा जलडमरू मध्य के हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि साउथ में अगर हम जाएंगे तो इंडोनेशिया के पास में सुंडा जल संधि है, उसी को हम सुंडा जलडमरू मध्य कहते हैं। यहाँ पर ये युद्ध अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। अब ये युद्ध अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके तहत एक इम्पॉर्टेंट है। भारत जो है वो कहीं ना कहीं पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है उसका अनुसरण करते हुए ये समुद्र शक्ति अभ्यास की कल्पना की गई थी 2018 में। पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूती लाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसमें हम बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया को शामिल किया गया। इसमें IN इंडिया के लिए और इंडोनेशिया इस प्रकार से नाम दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में समुद्री संचालन की आपसी समझ को बढ़ावा देना है और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है ताकि हम इंटरकनेक्शन में बने रहें और कहीं ना कहीं सहयोग को बढ़ावा मिलता रहे। भारत की इस भागीदारी का क्या कारण है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि भारत की तरफ से इसमें जो भागीदार हो रहे हैं वो हमारा नौसेना का जहाज शिवालिक और कदमत शामिल हो रहा है। ठीक है? और कहीं ना कहीं ये जो हमारा शिवालिक और कदमत जो हमारा जहाज है ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित जहाज है, पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल इसमें लगी हुई है ना? और एंटी सबमरीन कार्बेट के साथ पूरी तरीके से लेस ये हमारे जहाज हैं जिसको हम इस युद्ध में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे इंडोनेशिया के साथ दूसरे सैन्य अभ्यास भी होते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही समुद्र शक्ति अभ्यास ही पूछा जाए। हो सकता है कि इसके करंट अफेयर के आड़ में वो आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अभ्यास पूछ ले। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के साथ हमारे और भी अभ्यास होते हैं जैसे कि गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भी हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इसके अलावा इंडो कॉर्पोरेट, इंडो बिलट, ये सैन्य अभ्यास भी किसके साथ होते हैं? इंडोनेशिया के साथ होते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो गरुड़ शक्ति जब आ जाए तो इंडोनेशिया के संदर्भ में है, लेकिन अगर पर्टिकुलर गरुड़ दे दें तो गरुड़ जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। तो गरुड़ शक्ति और गरुड़ ये दोनों शब्दों को आप समझिएगा। गरुड़ शक्ति अगर आ जाता है तो इंडोनेशिया के साथ है और अगर गरुड़ ओनली दे दे तो वो भारत और फ्रांस के बीच में हवाई अभ्यास है। ठीक है? चलिए आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ब्रिगेडियर SV सरस्वती दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया 2020 में। तो ये कौन है? SV सरस्वती। ये जो है ये सैन्य नर्सिंग सेवा में उप महानिदेशक रही हैं। कौन? ब्रिगेडियर SV सरस्वती। इन्होंने सैन्य क्षेत्र में नर्सिंग में अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया है और सैन्य नर्सिंग सेवा क्षेत्र में इन्होंने अपने सर्विस के माध्यम से कई सारे सैनिकों की जान बचाई है, उनका स्वास्थ्य ठीक किया है और विभिन्न कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उसको देखते हुए हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने, रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। ठीक है? एग्जाम में पूछा जाए तो बता दीजिएगा।
सरस्वती जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए, असाधारण कार्य कुशलता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है वो नर्सों को दिया जाता है उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती जो है ये कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रहने वाली नर्स हैं जो 28 दिसंबर 1983 को सैन्य कार्य में लगी थी और इतने सालों की इनकी सर्विस के बाद इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। विश्व बैंक जो है वो इस रिपोर्ट को हर साल जारी करता था, लेकिन कुछ ही चीज़ों के कारण इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, हर साल जो विश्व बैंक है उसी के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती थी, लेकिन हाल ही में यदि हम देखें तो जांच में आया है कि 2018 और 2020 का इसका जो संस्करण रहा था, 2018 और 2020 के इसके संस्करण में डेटा की अनियमितता रही है और इस डेटा की अनियमितता के कारण कहीं ना कहीं नैतिक मामलों की जांच के बाद इस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। विश्व बैंक के द्वारा जो आंतरिक जांच की गई है वो जांच बताती है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष जिनका नाम था जिम योंग किम, ये और तत्कालिक इसकी जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थी उनका नाम था क्रिस्टालिना जॉर्जावीवा, और इनके सलाहकार के दबाव में विश्व बैंक जो है इसके कर्मचारियों ने इस रिपोर्ट में चीन के डेटा में बदलाव किया था। समझ रहे हैं आप कि दबाव में आकर आपने चीन के डेटा में बदलाव किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी रैंकिंग में सुधार हो जाए, और जब इसका दोषी पाया गया, आंकड़े में अनियमितता देखी गई तो इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब यहां पर यह जानना है कि क्रिस्टालिना जॉर्जावीवा कौन है, तो आईएमएफ की प्रबंधक संचालन एमडी है ये आईएमएफ के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट सबसे पहले 2003 में जारी की गई थी। कब से जारी की जा रही थी, तो याद रखेंगे 2003 में पेश किया गया था। और एक व्यवसाय को जो भी मापदंड प्रभावित कर सकते हैं उस पर आधारित विश्व के कुल 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो व्यापार होता है उसके प्रवर्तन का आकलन करने के बाद ये रिपोर्ट प्रदान की जाती थी। क्लियर है, तो इन सब के आधार पर जो रिपोर्ट बनाते थे उसको अब बंद कर दिया गया है, जो एक प्रकार से विशिष्ट अर्थव्यवस्था के अंतर को उजागर करने वाली रिपोर्ट होती थी। एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता देंगे कि इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है जो 2003 से जारी की जा रही थी। लास्ट टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। दोस्तों, अहिंसा को, शांति को बढ़ावा देने के लिए हर साल पूरे विश्व में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं और उन देशों के जो भी नागरिक हैं उनके बीच शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संघर्ष होते रहते हैं, जो भी विवाद होते रहते हैं, उन विवादों का समाधान करना, उस पर विराम लगाना इस दिवस का एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। 2021 में भी ये दिवस मनाया गया। इसकी थीम रखी गई रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इसकी थीम थी। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी थीम क्या रही है। इसके अलावा ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र की जो मुख्य संस्था है महासभा, उसके द्वारा 1981 में एक प्रस्ताव पारित करके इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार यह दिवस 1982 में सेलिब्रेट किया गया था। अगर 1982 से 2001 की बात करें तो ये सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। ये पहले इसकी डेट निश्चित नहीं थी। स्टार्टिंग से लेके तो 2001 तक ये सितंबर माह में जो तीसरा मंगलवार आता था उसको मनाते थे, लेकिन 2002 में इसको लेकर कहा गया कि भाई कोई निश्चितता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीज आपको निश्चित करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाए। तो सभी देशों ने मिलकर 2002 में एक निर्णय लिया, कहा कि अब हर साल 21 सितंबर के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जितने भी माध्यम आपके हो सकते हैं, संचार के सभी माध्यम से इस दिवस का प्रचार प्रसार किया जाता है, शांति के महत्व को दर्शाया जाता है, बताया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है दोस्तों विश्व बांस दिवस। देखिए, बांस जो है वो हमारे देश में इसको एक प्रकार की घास की प्रजाति में रखा गया है। बांस एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत तेजी से विकसित होती है और बहुत ऊंचे लंबे हो जाते हैं और इसके कई सारे उपयोग भी हैं। तो इसके लिए, इसके
उद्योगों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, इसके लाभों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है। और 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस ने इसकी कहीं न कहीं घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, उद्देश्य क्या है कि आप प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देंगे दुनिया भर में। सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए स्थानीय रूप से इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके महत्व को देखते हुए इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। अगर एग्जाम में जाता तो याद रखिएगा, किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो बोलेंगे बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है।